स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। अब हम इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से इंक्लूडेड पार्ट ही है, थोड़ा सा इंक्लूडेड थोड़ा सा अलग, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहली चीज, ये एक टाइप का टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। Database management system refers to the technology solution used to optimize and manage the storage and the retrieval of the data from the databases. यानी कि कहीं पर जहाँ पर हम हमारे डाटा का काफी ज्यादा कंटेंट यानी सेव करके रखते हैं, काफी ज्यादा कंटेंट डिटेल उसकी रिट्रीवल होनी होती है, यानी काफी जगह पर डाटाबेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसकी मैनेजमेंट को अगर लेकर हम बात करें तो वो टेक्नोलॉजी जो इसकी मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है, सेव करना, एक्सटेंड करना, ये सब कुछ, इसको सारों को इंक्लूड करके हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या रही, अगर हम यहाँ डाटाबेस की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो डाटाबेस सबसे पहले तो क्या रहता है, तो दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है डाटाबेसेस। ज्यादातर अगर हम एग्जाम में देखें तो हमें डाटाबेस एंड डाटाबेसेस के क्वेश्चन इस टाइम पर बहुत ज्यादा आए हैं। पंजाब के एग्जाम्स में अगर हम देखें वहां पर भी, इसके अलावा अगर मैं सेंटर की बात करूँ, कोई क्लर्क का, असिस्टेंट जिसका पेपर हो रहा है ना, तो डाटाबेस जो है ये भी एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है। यानी एक बार दोबारा से ऐसा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा टाइम रुक जाता है फिर से। तो अभी ये वाला जो टाइम चल रहा था 2-3 साल वाला, ये डाटाबेसेस के क्वेश्चन के साथ है, तो इसीलिए आराम से समझना है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत नया टॉपिक होगा, आपने इससे पहले नहीं सुना है, तो सबसे पहले तो आराम से आपने इसकी एक इमेज बनानी है दिमाग में, क्या चीज होती है। और कुछ ने सुना हुआ है तो हमने इंटर रिलेट करना है, बट मिक्स नहीं करना है हमारी चीजों को। तो स्टार्टिंग विद द डाटाबेस, क्या चीज रही, डाटाबेस। मैं इसको हमेशा तोड़ कर बोलती हूँ, एक बेस यानी कि एक स्टोर जिसमें बहुत सारे डाटा को रखना है सेव करके, लेकिन इस तरीके से सेव करना है कि कंटेंट सेव्ड रहे, डिलीट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहली चीज, डाटाबेस इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा which help in the efficient retrieval, insertion or the deletion of the data from the database and organize the data in the form of the tables. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यूज, स्कीमास और अदरवाइज रिपोर्ट्स, ये इसके अलग फॉर्मेट्स होते हैं। इसको केले को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डाटाबेस। अच्छा, अभी क्या चीज रही, आप व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब यूज करते हैं, जहां पर भी इसको एक इजी है, रिलेट करना बहुत इजी है एक एग्जाम्पल के साथ। जहां जहां पर भी आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, आपके पास एटीएम अकाउंट है, अगर आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट है, आपके पास फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा का अकाउंट है, तो याद कीजिए जब सबसे पहली बार हमने शुरू किया था, हमने क्या किया था, रजिस्टर। और तब से लेकर आज दिन तक, कितने भी दिन हुए हो, हमारी चीज नई ऐड होती जा रही है, बट पुरानी भी है। स्टार्टिंग विद कहीं हमने नाम दिया होगा, कहीं आईडी दी होगी, कहीं फोन नंबर दिया होगा, लेकिन हमारी ही इंटर रिलेटेड डिटेल, मेरा नाम है तो मेरा ही फोन होगा, मेरा नाम है, मेरा ही फोन है, मेरी ही ईमेल है, मेरी ही ईमेल है, मेरा ही नेम रेफरेंस आएगा, मेरा नेम है, मेरा ही हाउस नंबर रेफरेंस या एड्रेस का रेफरेंस होएगा यही। तो इंटर रिलेटेड डेटा जो हमारा ही होता है, और हम अलग अलग फॉर्म्स में देते हैं, कभी नंबर के फॉर्म में, कभी ईमेल आईडी के फॉर्म में, कभी एड्रेस के फॉर्म में। लेकिन अगर हमने इन सबको इंटर रिलेट करके रखना हो और जिससे कभी भी डिस्टर्ब ना हो हमारा कोई भी डाटा, तो उस चीज को हम कैसे इतने कंट्रोल्ड वे में सेव करके रखे, स्ट्रक्चर्ड वे में सेव करके रखे, ताकि हमें कभी भी कोई गलती ना आए। गलती यानी हमें कोई भी परेशानी ना हो कल को, अगर हमको वो डाटा दोबारा से लेना है। व्हाट्सएप पे अकाउंट बना के भूल तो गए नहीं ना, दोबारा से चलाते हैं उसको, लेकिन हर बार लॉग इन किया है या हमने लॉग इन ही रखा है, हमने लॉग आउट कर दिया हुआ था, ये जो सारी की सारी डिटेल है, इस सब को ऑर्गेनाइज करके रखना है। क्या करें, तो इसका एक सोल्यूशन क्या बना, एक सॉफ्टवेयर, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। क्या बोला उसका नाम, डाटाबेस। कहाँ होता है, सर्वर पर होता है। कहाँ, जहां हमारे जैसे कितने ही यूजर्स, कितने ही स्टूडेंट्स, कितने ही कस्टमर्स होंगे, जिनकी सबकी डिटेल इस तरीके से सेव है कि कल को अगर हमें कोई डिटेल मांगने आ जाता है तो हम, या जहां से भी सिस्टम होता है जो हमें, वो आगे वहीं दे देता है हमें कोई भी डिटेल। अगर मैं अपना लॉग इन आईडी पासवर्ड लेके
अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन करती हूँ या अपना अकाउंट ओपन करती हूँ बैंक में, तो मेरा ही अकाउंट खुलेगा, आपका नहीं। लेकिन एसबीआई में सिर्फ मेरा ही अकाउंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे यूजर्स और भी होंगे। तो अब यहाँ मिक्स एंड मैच हुए बिना सारे डिटेल्स को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करके रखो, इसको क्या बोला, डाटाबेस। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सिस्टम प्रोवाइडेड है उसको क्या बोलते हैं, डीबीएमएस। ओके स्टूडेंट्स, दिमाग में इमेज बनी होगी सबके, और इमेज बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब ये एक ऐसी चीज है जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं भाई, अब क्या करें। तो इसके लिए इसीलिए दिमाग में कुछ बनाओ कि कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है। क्लियर हुआ? अब इसके लिए हमको आगे क्या क्या करना है, तो आगे मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट चीज देखिए, क्या चीज, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल, अगर मैं आपको कहूँ कि ना एक ऐसा डेटा है जिसमें फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मान लेते हैं, हम स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी का डेटा था, तो स्टूडेंट का डेटा है जिसमें स्टूडेंट का नेम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर, लाइब्रेरी कार्ड, सेमेस्टर, ये सारा कुछ। सपोज अगर मुझे किसी स्टूडेंट का डाटा लेना होता और वो वाले स्टूडेंट के डाटा को मुझे सेव करके रखना है, तो मेरे लिए क्या इजी है कि मैं इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना दूं, कि बहुत सारे यूजर्स का भी लेना है, मैं एक यूजर का लेना नहीं है, तो बहुत सारे यूजर्स का इकट्ठा कर नाम बनाना था, या तो मैं डॉक्यूमेंट बनाऊं तो मेरे लिए ढूंढना या कल को रिट्रीव करना ज्यादा इजी होगा कि मैं इसको टेबल्स में रखूं। ठीक है, तो आपका दिमाग चल रहा है अभी बिल्कुल। क्या हो गया, नेम के नीचे नेम, नेम नेम नेम, सारे के सारे नेम, रोल नंबर, सेमेस्टर्स, इस तरीके से। तो ज्यादा इजी क्या रहेगा, टेबल फॉर्मेट, है ना। इसीलिए सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट आर दीज टाइप ऑफ फाइल्स दैट वी यूज टू क्रिएट इन अ डाटाबेस। तो टाइप ऑफ द फाइल्स इज टेबल, बहुत सिंपल, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। तो इसी को हम इस तरीके से काट के इस फॉर्म में बना देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा व्यू जो है वो डिफाइन हो गया। तो अगली चीज जो फाइल होती है वो क्या होती है, टेबल्स। डेटाबेसेस में टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डाटा held in a table format within database. It consists of columns. कॉलम्स को कॉलम्स नहीं बोलेंगे, इसलिए याद रखना जो हमारे पास ये कॉलम्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, जैसे नेम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर। तो ये ज्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं कि नीचे वाली डिटेल क्या होगी, है ना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इनके लिए टर्म क्या जाती है, दीज आर कॉल्ड एज अ कॉलम्स। नहीं, क्या बोलते हैं हम इनको, दीज आर रेफर्ड एज अ फील्ड्स। और अदरवाइज फील्ड्स नहीं बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड रोज। यानी जो एंट्री मैं करूंगी स्टूडेंट का नेम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर और ये सब कंप्लीट जो एंट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक रो के अंदर वो कंप्लीट एंट्री होती है, दीज आर कॉल्ड एज टपल्स। डायरेक्ट डेफिनेशन है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ टेबल इन अ डेटाबेस कॉल्ड एज टपल, द कॉलम्स आर कॉल्ड एज फील्ड्स और द एट्रीब्यूट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम शुरुआत कहां से करते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ डेटाबेस। एक्सेल में भी मैंने करवाया था, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज से। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्या एंटर करना है, नेम। नेम का क्या फॉर्मेट होएगा, नेम नंबर में आएगा कि टेक्स्ट में आएगा, क्या होएगा, इसको क्या हम बोलते हैं, डाटा टाइप। क्लियर है, यानी कि हम जितने भी फील्ड्स देते हैं ये हमारी शुरुआती पार्ट होता है। तो सबसे पहली चीज क्या होते हैं, द फील्ड्स आर कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ अ डाटाबेस। क्लियर हो गया, बेसिक यानी कि इनिशियल स्टार्टिंग अप वाली, ठीक है ना। और यही चीज हमारे पास अगली चीज बेसिक यूनिट हो गया फील्ड्स, और फील्ड्स की डाटा टाइप डिफाइन काफी बार हो जाती है। कौन सी डाटा टाइप को फील्ड ने अटेन किया हुआ है, जैसे कि अगर मैं नेम की बात करूं तो नेम क्या आएगा, 1 2 3 नंबर नहीं, है ना। तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, नेम की जगह पर हम क्या फिल कर देते हैं, टेक्स्ट। नहीं तो और क्या होता है, नम। नहीं तो और क्या होता है, कैरेक्टर। और क्या हो सकता है, इंट फॉर इंटीजर वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। अब इसमें जो मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन आ भी चुका है वो ये है, व्हाट इज दिस विच इज द बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप। यानी सपोज अगर हमने कुछ नहीं सेलेक्ट किया और हमने डायरेक्टली कुछ फील्ड
वो ओपन एक टेबल के अंदर असाइन कर दिए हैं, एक तरीके से सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप होती है, वो क्या होती है, टेक्स्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप होती है। तो क्या क्या देखा कि डेटाबेसेस में डाटा को इजीली कलेक्ट करने के लिए, ताकि उसका रेफरेंस भी इजीली मिल जाए, हमने क्या चीज, फील्ड्स बनाए। बेसिक यूनिट भी कौन होते हैं, फील्ड्स होते हैं बेसिक यूनिट। और डाटा टाइप जो होती है इनकी, वो क्या होती है, डाटा टाइप। जैसे नेम है तो नेम क्या होगा, टेक्स्ट। ऐसे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में हो सकता है डिपार्टमेंट आईडी हो, या हो सकता है नंबर, CSE ID, MSc केमिस्ट्री, कुछ भी इस तरीके से। वो उसकी बेसिस पर रोल नंबर हमेशा क्या रहेगा, नंबर। ऐसे ही लाइब्रेरी कार्ड हमेशा क्या होगा, नंबर। सेमेस्टर हमेशा नंबर, ऐसे। तो जो भी होगा हमारा, वो चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया कि ये लास्ट में हमारे पास क्या है, इन रिलेशन डेटाबेसेस एंड द फ्लैट फाइल डेटाबेसेस, a table is a set of the data elements yani values using a model of the vertical columns identifiable by the names, and the horizontal rows, the cells being the unit where a row and a column intersect, यानी कि सेल की रेफरेंस आ जाता है। क्लियर हो गया, आइडेंटिफाइड बाय कॉलम्स, दीज आर आइडेंटिफाइड बाय द नेम्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज जो कि सेल्स बीइंग द यूनिट वेयर इज द रो एंड सेल क्या हो गया जो हमने एरिया डिफाइन किया हुआ था, हॉरिजॉन्टल क्या होगी, रोज होगी, वर्टिकल क्या होगी, कॉलम्स होगी, है ना। अ टेबल हैज अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कॉलम्स बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। कॉलम्स ये तो डिफाइंड होंगे, नंबर ऑफ रोज डिपेंड ऑन द एंट्रीज। ईच रो इज आइडेंटिफाइड बाय वन और मोर वैल्यू appearing in a particular column subset. A specific choice of the column which uniquely identify the row, it is called as a primary key. ये में हम आगे करते हैं। ये थोड़ा सा क्या चीज है, ये टेबल की थोड़ी सी डिटेल डिफाइन कर दी। क्या चीज, कॉलम वर्टिकल रेफरेंस हो गया, रो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में आ जाती है, और दोनों के इंटरसेक्शन से जो एरिया डिफाइन होता है वो क्या होता है, सेल। एक्सेल में भी हमने ये चीजें की थी, है ना। तो ये चीज हमारे पास आ गई जो बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप आ जाती है। नेक्स्ट में देखिए, चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा है। एक स्टूडेंट का डाटा है जिसमें 3 एंट्रीज दी, रोल नंबर, नेम एंड फोन, है ना। अब इसमें से जो हमारे पास रोल नंबर, नेम और फोन, ये क्या हमारे कॉलम के नेम्स है। और इसके अंदर की जो एंट्री है, जैसे फर्स्ट रोल नंबर एलेक्स का है, फोन नंबर इसका, तो ये क्या हो गया, टपल, इसको बोल रहे हैं रो। और ये जो पूरा टेबल आ जाता है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेबल रिलेशन। एंड कॉलम का रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, एट्रीब्यूट कॉलम, नहीं तो अदरवाइज फील्ड। हमें एग्जाम में जो ज्यादातर वर्ड यूज करें वो क्या पूछ रहे हैं, फील्ड। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या चीज रही, टेबल एक्चुअली के रिलेशन में डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पर टेबल क्या है, स्टूडेंट, तो ये डाटा क्या होगा, सारे स्टूडेंट। बट एक कॉलेज में देखा जाए तो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं होते, टीचर्स भी होते हैं, एडमिन स्टाफ भी होता है, बैकग्राउंड अलग से स्टाफ भी होता है ना। तो अब इसमें टेबल रिलेशन क्या बता रहे हैं कि ये टेबल के अंदर जितने भी एंट्रीज होंगी वो सब किसकी होंगी, सिर्फ स्टूडेंट की ही होंगी और किसी की भी नहीं। तो इसलिए इसको रिलेशन, ठीक है। बाकी थोड़ी सी डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब मेरे को यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज डिफाइन करने मिली वो ये कि एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के जो 3 पार्ट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर इंक्लूड नहीं किए, लेकिन जैसे अगर मैं आप एक सिंपल रजिस्ट्रेशन से ले लीजिए कि सपोज अगर हम कोई एग्जाम फिल कर रहे हैं, ठीक है ना, और मेरे को एग्जाम के टाइम पर मैंने रजिस्टर करवाया, है ना। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मेरे पास एक रोल नंबर आया है, और ये रोल नंबर क्या होना चाहिए, यूनिक, सिर्फ मेरा ही, ठीक है। ऐसा तो नहीं होएगा कि अगर मेरा नाम अलका है और मेरे काफी सारी अलकाज होंगी जो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन में एनरोल हो सकती है, लेकिन अब इतनी सारी अलका में एग्जाम देने कौन जाएगा। और अगर इसके बेसिस पर सभी को एक ही रोल नंबर मिल गया तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो फिर क्या चीज देगी कि हमारे पास जो डाटा होता है ज्यादातर, जो हम ना डाटाबेस में डाटा सेव करते हैं, उसमें हम ज्यादातर क्या डिफाइन करते हैं, यूनिकनेस, यानी कि डाटा हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अलग अलग, यानी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए।
हम यूनिकनेस या तो ये वर्ड डिफाइन करते हैं, अदरवाइज हम डाटा में जो वर्ड डिफाइन करेंगे उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, द वर्ड इट इज कॉल्ड एज नॉन रिडंडेंसी। रिडंडेंसी रिपीटिशन, तो नॉन रिडंडेंसी यानी कि नॉन रिपीटेड डाटा। क्लियर हो गया? तो अब ये चीज को अचीव करना है, हमने यूनिकनेस अचीव करनी होती, तो हम क्या करें? और अगर हम वो यूनिकनेस ना अचीव कर सके तो हमारे पास इन मिक्स होने के चांसेस है डाटा को, तो ये इसका सबसे बड़ा टारगेट है, द नॉन रिडंडेंसी यानी द यूनिक डाटा इन अ टेबल। उस चीज को डिफाइन किया गया कीज के साथ। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन से रीडिंग शुरू करते हैं। अ डीबीएमएस की इट इज एन एट्रीब्यूट और set of an attributes which help you to identify a row or a tuple in a relation. They allow you to find the relation between the two tables also. The key helps you to uniquely identify a row in a table or record. इस चीज को ये भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास ये जो हमारा डाटा होता है ना, ये कंप्लीट जो रो के अंदर डाटा की बात हो रही है, इस डाटा के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, इस डाटा के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, रिकॉर्ड। क्लियर हुआ? अच्छा, कीज शुरू होने से पहले मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, मैं इस तरफ लिख रही हूँ। हमारे पास एक और चीज पूछी जाती है, वो क्या चीज, एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन। हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपने डाटाबेस को कैसे बनाया है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो वो एक बार आपने जरूर याद रखना है। स्टार्टिंग विद सबसे छोटी वैल्यू के साथ हमने क्या डिफाइन किया, सबसे छोटे फील्ड्स यानी सबसे छोटी एंट्री जो हमारी शुरू हुई थी। फिर द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, दीज आर कॉल्ड एज टपल्स, है ना, क्योंकि हर एक कॉलम को फिल करेंगे उसकी वैल्यू के साथ तभी टपल डिफाइन होएगा। तो द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, दीज आर कॉल्ड एज टपल्स, अदरवाइज रोज। नहीं तो हमारे पास दूसरा टर्म क्या आ जाता है, अगर मैं डाटा की बात करूंगी तो क्या होंगे, रिकॉर्ड्स। द कलेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स, दीज आर कॉल्ड एज टेबल्स। टेबल्स यानी कि हमारा जो रिलेशन बन रहा था। द कलेक्शन ऑफ द टेबल्स, दीज आर कॉल्ड एज डाटाबेसेस, यानी कि एक से ज्यादा टेबल्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है, डाटाबेसेस। एंड फर्दर जो डाटाबेसेस होते हैं उसके ऊपर उसकी भी कलेक्शन, यानी डाटाबेसेस की मैनेजमेंट, उन सब का रोल कौन प्ले करता है, डीबीएमएस। तो ये हमारे पास एक हायरार्किकल आउटव्यू आ गई, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ठीक है ना, छोटे से लेकर बड़े तक का हमारी सारी की सारी एंट्रीज। हाँ, फील्ड्स के अंदर भी अभी कई बार पूछ लेते तो वैल्यूज क्या रहती है, तो उसमें भी आ जाता है द बिट, बाइट और अदरवाइज की जो वैल्यूज है, टाइप, डाटा टाइप जो है बेसिकली, है ना। तो कई जगह यहाँ से स्टार्ट कर दिया होगा, फील्ड से शुरू कर दिया होगा, आपको देखना है कहाँ से। अच्छा, ये क्या है, ऑनलाइन रेफरेंस हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन में। ये ऑनलाइन बाद में चेंज हुआ है, अगर हम इससे पहले चल रहे थे तो इससे पहले देखो, इससे पहले हमारे पास ऑनलाइन नहीं होता था तो हम इस डाटा को ऑफलाइन फॉर्म में सेव करते थे। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफलाइन फॉर्म की बात कर रही हूँ तो ऑफलाइन फॉर्म में हमारे पास क्या होते थे, ऑफलाइन फॉर्मेट में हमारे पास ये कंटेंट को सेव करने से क्या रहते थे, रजिस्टर्स। उसको हम बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ये डाटाबेसेस से पहले आए हुए हैं, जिसमें हम फाइल्स यानी कि रजिस्टर्स बना के रखते थे। अगर वहां पे भी बात करें ना तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, द बेसिक एलिमेंट फील्ड्स। फील्ड्स को फिल किया रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को फिल किया टेबल्स, टेबल्स को फिल किया फाइल्स, फाइल्स को फिल किया फोल्डर्स, फोल्डर्स को फिल किया डायरेक्टरीज। ठीक है, तो ये किसमें आया, ये वाला जो हमारे पास हायरार्किकल ऑर्डर है ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का रहता है, जो पहले था ऑफलाइन। और ये वाला जो हमारे पास हायरार्किकल फॉर्मेट है ये है डाटाबेस का ऑनलाइन, ऑन ए कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जो दो है, बाकी देखो सारी सीरीज सेम है। टेबल्स, टेबल्स के आगे से ही चीज चेंज हो जाती है, या तो टेबल्स की जगह पर ही आ जाएगा, टेबल्स की जगह पर ही फाइल फोल्डर्स चेंज कर देते हैं, अदरवाइज आप देख लेना, आपको ऑप्शंस में देखिए आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा हायरार्किकल ऑर्डर रहा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद आगे यूनिकनेस की बात। ये जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, अब इनको एक दूसरे से कैसे यूनिक बनाए, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, ये कीज को। ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ की? Key help you to identify any row or data in a table. In the real world application, a table could contain thousands of the records. बिल्कुल सही है। Moreover, the record could be duplicated. The key ensure that you can uniquely identify a table record despite all these changes. ठीक है ना? एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा आईडी ये हो सकती हैं, तो फिर उसके लिए यूनिकनेस एंड श्योरिटी जो है वो हमें कौन दे देते हैं, ये। Allow you to establish a relationship between and identify the relationship between the table. ठीक है, क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर सभी का फर्स्ट नेम ही होगा, लास्ट नेम सभी का लास्ट नेम ही होगा, एम्प्लॉय आईडी सभी एम्प्लॉय आईडी ही होगी, और टेबल कौन सा, एम्प्लॉयज का टेबल है। तो इस तरीके से ये जो टेबल है इसके रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन को डिफाइन करने के लिए भी कीज काफी जगह हेल्प कर सकती है। लाइक मुझे डिटेल निकालनी होती कि डिटेल नेम, फर्स्ट नेम ऑफ अ पर्सन हुज आईडी इज 22, मुझे सिर्फ आईडी पता है 22 और मुझे उस 22 पर्सन का फर्स्ट नेम चाहिए, तो अब मैं ये फर्स्ट नेम कैसे निकालूं, तो अगर मैं कोई की बना देती हूँ। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, कीज क्या होती है, हमारे पास हमारे ये फील्ड्स ही होते हैं। कोई भी टेबल का एक ऐसा फील्ड जिसको थोड़ी सी स्पेशल प्रॉपर्टी दे देते हैं, हम थोड़ा स्पेशल डिफाइन कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आसान कर दे, इसलिए हमने क्या डिफाइन कर दिया, हमारी ये कीज। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है जो हमारे पास कीज में आ जाता है। सबसे पहला रेफरेंस हमारे पास आ जाता है की में, यूनिकली डिफाइन करती है। तो पहला रेफरेंस जो हमने करना है वो हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी की। क्लियर है? तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, हमारे पास ये पहला रेफरेंस आ गया प्राइमरी की का। क्या होता है, प्राइमरी की इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। कोई भी एक टेबल के अंदर एक ऐसा फील्ड जो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा हो। ठीक है, ये एक फील्ड भी हो सकता है या ये कलेक्शन ऑफ फील्ड भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन इनको हम बोलेंगे क्या कि हमारे पास प्राइमरी की है, क्यों, यूनिकनेस डिफाइन कर रही है, तो प्राइमरी रेफरेंस बनेगा। अब इसके बाद क्या चीज, रूल्स होते हैं की को डिफाइन करने के, वो रूल्स हमको बस ध्यान रखने होते हैं। वो क्या चीज है, टू रोज कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। कोई भी दो रोज वो सेम प्राइमरी की वैल्यू यूज नहीं कर सकती हैं। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू। हर एक रो में एक प्राइमरी की रेफरेंस होनी चाहिए। द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल। कोई भी प्राइमरी की फील्ड नल, खाली, एम्प्टी नहीं हो सकता है। द वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम्स कैन नेवर बी मॉडिफाइड और द अपडेशन और अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की रेफर्स टू दैट। अभी फॉरेन की हम नेक्स्ट में आते हैं, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो छोड़ दीजिए। क्या चीज, सबसे पहली चीज क्या होती है, एक चीज रहेगी, एक टेबल के अंदर पहले तो ये समझ लो कितनी प्राइमरी कीज हो सकती हैं, ओनली वन। प्राइमरी की का जो रेफरेंस है मैं वो कह रही हूँ, वो सिर्फ एक ही हो सकती है, एक ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही फील्ड हो सकता है, एक फील्ड ये कोलैबोरेशन ऑफ फील्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमारे पास एक डाटा है। अभी इसमें से लेट्स से कि कुछ रेपिटेशन ना हो, तो या तो मैंने स्टूडेंट आईडी या मैंने रोल नंबर, दोनों में से कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर ली। लेट्स से मैंने स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट कर ली कि भैया 1 2 3 4 ऐसे करके इसकी आईडी आती रहेगी, और ये मैंने डिफाइन कर दी प्राइमरी की तरह। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है, जहां पे भी हम इसको प्राइमरी की डिफाइन करते हैं ना, अब इसमें ऑटोमेटिकली कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी, यहाँ डेफिनेशन में आ गया। ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं होती है, और जीरो भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो मैं क्रॉस कर रही हूँ। दूसरी चीज, अगर मैंने इसको प्राइमरी की सेट कर दिया ना, तो एक और चीज है जो यहाँ पर कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती है, वो क्या चीज, रिपीटेड एंट्री भी कभी नहीं होगी। लाइक मैंने 3 आईडी ऑलरेडी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दी है, और मैं नेक्स्ट में फिर से एक आईडी 3 ही दे रही हूँ वो स्टूडेंट के लिए,
भाई बहन है, ट्विंस है किसी रीजन की वजह से, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये 3 आईडी दोबारा से किसी को प्रोवाइड हो जाए। क्यों? स्टूडेंट आईडी जो है ये मैंने प्राइमरी की रेफर कर ली, तो रेपिटेशन हो नहीं रही है। 0 है, नहीं है, नल है, नहीं, खाली भी नहीं है। कोई एक वैल्यू हमेशा मिलेगी ही, ऑर्गेनाइज रहेगा आपका टेबल, खाली नहीं होएगा कभी भी रेफर करेंगे तो। दूसरा, कभी भी कोई रिपीटेड एंट्री नहीं होगी, तो यूनिकनेस की तरफ आप ऑटोमेटिकली जा रहे हो। तो प्राइमरी की ये बेसिकली हमारा काफी काम आसान कर देती है। अब मैं फील्ड के बारे में बात कर रही हूँ। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, मैंने कहा हाँ ठीक है एक ही हो सकती है, लेकिन मुझे लगा कि स्टूडेंट आईडी अकेले से बात नहीं बनेगी, तो मैंने क्या किया है, स्टूडेंट आईडी प्लस रोल नंबर दोनों को एक साथ मिला लिया, तो ही ये प्राइमरी की ही है। यानी एनी नंबर ऑफ फील्ड्स कैन बी इंक्लूडेड टुगेदर टू मेक अ प्राइमरी की। लेकिन अगर हम प्राइमरी की का रेफरेंस देते हैं सिंपली, तो हम वो की रेफरेंस दे देते हैं। एक से ज्यादा की हो जाए तो हम इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? फिलहाल सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट आईडी की, तो एक ही बनाया होता, तो स्टूडेंट आईडी 2 होते तो फिर दोनों जगह होना था। फिर रेफरेंस क्या बनेगा कि जिसका स्टूडेंट आईडी 1 एंड रोल नंबर 11 हो, वो स्टूडेंट की कोई डिटेल निकाल के देखा दो। ठीक है, ये चीज को हमको पास करना पड़ता है हमारे डाटाबेस के अंदर वैल्यू को फैच करने के लिए। क्लियर हुआ? पहली चीज आएगी प्राइमरी की। अब सेकंड देखो क्या चीज आएगी, फॉरेन की। ये सेकंड रेफरेंस आ गया। अब ये फॉरेन की क्या होती है, ये होती है फॉरेन बाहर जाके कुछ रेफरेंस मिलना। क्या चीज, हम जब भी हमारे रिलेशन में कोई बात कर रहे हैं पर्सन की कि भाई हमारा इसका फलाने का बेटा फॉरेन गया हुआ है, कहाँ का है, ओरिजिन यहाँ का ही है, फॉरेन गया हुआ है फॉर द टाइम बिंग और परमानेंट बेसिस, बट यहाँ से जुड़े होने के बाद यहाँ ही पैदा नहीं हुआ होता, बाहर पैदा हुआ होता तो उसको फॉरेन नहीं बोलेंगे ना, वो तो फॉरेनर ही नहीं, वो तो है ही बंदा बाहर का, है ना। यहाँ पर भी सेम यहाँ चीज क्या आई, फॉरेन की को बनाया गया। कोई एक टेबल की प्राइमरी की को जब किसी दूसरे टेबल में एक कॉमन लिंक और की तरह रेफर किया जाए तो उसको बोलते हैं हम फॉरेन की। ज्यादातर ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को हमें आपस में कनेक्ट करना होता है जब, तो हम ये इस चीज को यूज करते हैं। वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। क्या चीज, फॉरेन की, इट इज अ कॉलम दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 tables और मोर। The purpose of the foreign key is to maintain the data integrity, यानी कि नॉन रेपिटेशन, कोलैबोरेशन, जब उसको मर्ज करेंगे तो सारा कुछ ठीक है, वो डाटा इंटेग्रिटी एंड अलो द नेविगेशन बिटवीन द 2 different instances of an entity. It act as a cross reference between 2 tables as it references the primary key of the another table. यानी कि 2 टेबल्स के बीच में क्रॉस कनेक्शन दे रही है, येट यूनिकनेस डिफाइन कर रही है। क्लियर है? अब क्या हो गया, कोई भी एक टेबल का रेफरेंस जब हम दूसरे में यूज कर लेते हैं, लाइक देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 2 टेबल्स का, एक डिपार्टमेंट है एक टीचर, 2 टेबल्स रहे जिसमें डिपार्टमेंट कोड एंड डिपार्टमेंट नेम, एक टेबल में टीचर आईडी एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये हमारे पास आ गया दूसरे टेबल की एनडीटी। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो गया, अगर देखो ना टीचर्स आईडी में डिपार्टमेंट नेम या डिपार्टमेंट कोड चाहिए था, तो मुझे यहाँ 2 टेबल्स से तो मिला नहीं, तो फिर अभी क्या किया, इनको मर्ज कर दिया एक इस तरीके के टेबल में जिससे कि मेरे को मिल जाए, डिटेल मिल जाए। तो फिर हमने क्या किया, टीचर आईडी, डिपार्टमेंट कोड, फंक्शन नेम, फर्स्ट नेम और सॉरी लास्ट नेम, ये हमने एक नया टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी देखो क्या चीज रही, डिपार्टमेंट कोड आ रहा था, अभी देखो क्या चीज रही, डिपार्टमेंट वाले टेबल में इफ द डिपार्टमेंट कोड लेट्स से ये हमारी प्राइमरी की है। क्लियर हो गया? अब मैंने जब दूसरे टेबल में इस चीज को मर्ज किया तो यहाँ पर भी डिपार्टमेंट कोड आ रहा है और यहाँ पर भी ये की रेफरेंस में आ ही रहा है, तो ये जो ये टेबल एंड डिपार्टमेंट कोड यहाँ पर क्या है, इट इज फॉरेन की। क्लियर हो गया? In the first table, it's the department code. It was the primary key. And second table में कौन सा वाला जो merge वाला टेबल था, थर्ड बोलो, फर्स्ट और थर्ड वाला जो टेबल आ गया, ये फर्स्ट टेबल हमारा था, ये सेकंड टेबल हमारा है और ये थर्ड टेबल हमारा आ गया, है ना। तो अब इसमें जब मैंने ये रेफरेंस दिया तो फर्स्ट और थर्ड के रिलेशन में जो हमारा डिपार्टमेंट कोड है
डिपार्टमेंट कोड ये टेबल में भी है, लेकिन बोला क्या जाएगा, इट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की। समझा है ना? तो पहले टेबल यानी कोई भी एक टेबल का जो की होती है वो किसी दूसरे टेबल में पर्पसली यूज की जाती है। लास्ट इट एक्ट्स एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द टू टेबल्स एज इट रेफर्स द प्राइमरी की ऑफ एन अनदर टेबल। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमने डिपार्टमेंट कोड को फॉरेन की की तरह ऐड कर लिया। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द सुपर की। तो सुपर की क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाई अ रो और अ टेबल यूनिकली। की का मतलब ही यूनिक रेफरेंस होता है। ठीक है, एंड सुपर की में हैव द एडिशनल एट्रीब्यूट्स, यानी एक से ज्यादा कीज और उनके एट्रीब्यूट्स, उनको सबको कोलैबोरेट कर देते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड्स को मैंने कोलैबोरेट कर लिया की रेफरेंस के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर की। क्लियर? अभी हमने क्या किया आज? डेटाबेस, डीबीएमएस, उसकी डेफिनेशन, डेटाबेस क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, यानी रोज एंड कॉलम्स, फील्ड्स एंड टपल्स, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिनको कोलैबोरेट कर रहा है, एंड नेक्स्ट उनकी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए कीज। ओके, ये हमारे पास पहला पार्ट है डाटाबेस का जो बिल्कुल बेसिक कवर करवाता है। स्टूडेंट्स, अभी मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास फर्स्ट बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाता है डाटाबेस का। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसका अगला पार्ट, यानी कि इसके बाद की थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। तो कंटिन्यू रखिए इसी के ऊपर, कंटिन्यू रखिए अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब कवर करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, वो है डाटाबेस का अगला पार्ट। पिछला पार्ट था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डाटाबेस क्या होता है, टेबल, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये सब कवर किया है। अब इसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो हमारा एक और है, वो ये कि डाटाबेस को आपको बनाना पड़ता है। क्लियर है? अब डाटाबेस अगर हम बना रहे हैं, अब आपने बनाने के रेफरेंस से ही सोचना है कि एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जिससे बोल के तो काम करवाया नहीं जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होता है, ये जो डाटाबेस है इस पे काम करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है? लैंग्वेजेस। क्या चीज? कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जैसे हमको लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत है, ऐसे ही कोई भी डाटाबेस के ऊपर फर्दर काम करने के लिए हमें क्या जरूरत चाहिए उसकी? हमें चाहिए होता है एक डाटाबेस का लैंग्वेज। ठीक है, तो ये अलग से लैंग्वेजेस डिफाइन होती है। सबसे पहले डाटाबेसेस की ये जो भी लैंग्वेजेस है इनको हम क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, 3 टाइप की लैंग्वेज हम यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के पार्ट होता है क्या चीज? डीबीएमएस हैज appropriate language and interfaces to express database queries and updates. Database languages can be used to read, store, update the databases. कौन सी लैंग्वेज है? Oracle, सॉफ्टवेयर का नाम भी यही है और लैंग्वेज का नाम भी यही है। फॉक्स प्रो लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर का नाम भी यही है, लैंग्वेज का नाम भी यही है। SQL जो हमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। MySQL, MySQL का ये एक ही लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऐसे ही साइबेस है ना, ये डाटाबेस अलग से यूज कर सकते हैं हम। तो ये सारी की सारी जो है ये आप सिर्फ 2 ही याद रख लीजिए अगर याद रखिए, ओरेकल एंड SQL। बाकी आप बेशक रहने के लिए, बाकी हमें एग्जाम्स में आया ही कम है। तो ओरेकल एंड SQL ये हमारे पास 2 बहुत फेमस हाई लेवल लैंग्वेजेस, डाटाबेसेस लैंग्वेजेस है जो हम यूज करते हैं। ये तो हो गए नाम, लेकिन अगर हम वैसे करें बेसिकली बात ना, तो अब डाटाबेस पे काम करने के लिए हमें लैंग्वेजेस की क्या क्या क्राइटेरिया के बारे में बात करें। टाइप्स हमारे पास कौन सी है डाटाबेस के ऊपर? लैंग्वेजेस में हमारे पास 4 टाइप्स जो हमारे डिफाइन होगी वो ये 4 हैं। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज एंड 3CL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। 4 टाइप की हमारे पास लैंग्वेजेस है। स्टार्टिंग में डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहां पे भी हमें कुछ डिफाइन करना है, यानी कि हमें कुछ इंट्रोड्यूस करना है, डिफाइन करना है, इस तरीके से अगर हमें काम करना होता तो हम यूज करते हैं DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। क्या चीज है? DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द डाटा बेस स्ट्रक्चर और पैटर्न।
It is used to create a schema, table, index, constraints, etc. in a database. Using the DDL language, you can create a skeleton of a database. Basically, introduce कर रहे हैं अगर हम किसी भी चीज को, है ना? तो database languages में वो चीज आती है. अब इसका क्वेश्चन है, ये भी अगेन रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा गया है. अगर आप 5-6 साल पहले के एग्जाम्स ओपन करके देखें तो हमें वहां पर ये टाइप्स वगैरह नहीं पूछी जाती थी. ये सबसे नया है. अभी तक अगर हम पिछली क्लास का देखते तो वो हमारा बेसिक्स था. ये जो है हमें थोड़ा सा एडवांस ऐड करवाया गया है अभी के ईयर्स के रेफरेंस के लिए. तो सबसे पहले होती क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने, कौन कौन सी कैटेगरी में आता है वो अलग अलग से. सबसे पहली चीज क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमेंट. ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. क्रिएट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स इन अ डाटाबेस. क्रिएट टेबल, क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट, इस तरीके से, है ना. तो ज्यादातर क्रिएट टेबल के रेफरेंस में आ जाता है. ऑल्टर, अगर हमें कोई भी चीज चेंज, जैसे मुझे नेम चेंज करना है मेरे टेबल का, तो एक तरीके से ये भी डेफिनेशन हुई, तो फिर मैं ऑल्टर करूंगी इसको, है ना. ड्रॉप, इट इज यूज्ड टू डिलीट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डाटाबेस. ट्रंकेट, इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल. ड्रॉप मतलब ऑब्जेक्ट्स डिलीशन, टेबल, जैसे टेबल को भी ड्रॉप भी कर सकते हैं. ट्रंकेट क्या होता है, टेबल के अंदर की एंट्रीज को जो है वो डिलीट करने के लिए. रीनेम, अगर हमने रीनेम करना हो, अमीन ऑल्टर जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं. एंड कमेंट, अगर हमें कुछ स्पेशली डिक्शनरी ऐड करनी है, कुछ स्पेशली ऐड करना है इन बिटवीन, है ना, तो वो भी एक तरीके की डेफिनेशन होगी. तो ये हमारे पास क्या है, ये क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम एंड कमेंट, ये हमारे पास क्या आती है, जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में आ जाएंगी. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. मैनिपुलेशन यानी कि चेंजेस, जिसमें हम कुछ एग्जिस्टिंग चीज में चेंज करवा सके. इट इज यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा इन अ डाटाबेस या फिर इन अ टेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट. इसमें कौन कौन सी चीज आ जाएगी, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन, प्लान एंड लॉक द टेबल. कॉल, एक्सप्लेन, प्लान, ये तो बहुत कम यूज होती है, ये तो आप याद बेशक नहीं रखिए. क्या चीज, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये हमारे पास सारी सारी क्या की मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस. सेलेक्ट, जैसे जो रिट्रीव करना होता है, सेलेक्ट फ्रॉम द टेबल वेयर द रोल नंबर इज. इंसर्ट, जब हमने कोई भी नया डाटा इंसर्ट करना हो, नया रो, कॉलम, सेल, रिकॉर्ड. अपडेट, एग्जिस्टिंग डाटा में जब हमने कुछ अपडेट करना हो. डिलीट करना हो. मर्ज, हमने दो टेबल्स को इंसर्ट करना, मर्ज करना है उसके लिए, है ना. ये हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस आ गई. नेक्स्ट आ जाती है डाटा कंट्रोलिंग लैंग्वेजेस, जहां पर हम हमारे डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द, स्टोर और द सेव्ड डाटा. द DCL एक्सक्लूसिवली इज द, एक्सक्लूजन इज द ट्रांजैक्शनल. ज्यादातर ट्रांजैक्शनल फॉर्म में डाटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज उसको यूज कर देते हैं. इट हैज ऑल्सो अ रोल बैक पैरामीटर. रोल बैक रिवर्ट करने के लिए हम यूज कर देते हैं. ये वो लैंग्वेजेस होती है ज्यादातर. ग्रांट, रिवोक, ये हमारे पास दो लैंग्वेजेस आ जाती है. ग्रांट, वी गेट द एक्सेस, लाइक अगर आप सही आईडी एंड पासवर्ड ये फिल करते हैं तो आपको एक एक्सेस ग्रांट मिल जाता है एंटर करने के लिए. या जैसे आपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में देखा है कि आपको एक स्पेशल लॉगिन आईडीज प्रोवाइडेड होती थी. अगर आप एक स्टूडेंट एनरोल्ड होते थे यूनिवर्सिटी के, अगर वो आईडी फिल करते हैं तो उसके लॉगिन के बाद आप कुछ भी एक्सेस कर सकते थे. वो ग्रांट परमिशन होती है, ऑथेंटिकेशन. नेक्स्ट, रिवोक, बाई चांस अगर हमको कुछ बैक परमिशन लेनी होती है तो टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर. कैंसिलेशन टाइप, रिवोक. अदरवाइज रीजनरेशन भी कई जगह पर काउंट हो जाता है. पुराना प्रीवियस कैंसिल करके कुछ नया रिवर्ट करवाना हो. एटीएम के केस में जैसे कई बार रिवोक सिचुएशन को हम डिफाइन करते हैं कार्ड के रेफरेंस से. ठीक है. तो ये हमारे पास रही जो रिवोक के लिए क्या चीज, कनेक्ट, इंसर्ट, यूसेज, एक्सिक्यूशन, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट. ये इंक्वायरीज हैं जो हम रिवोक के रेफरेंस में क्या क्या रिवोक किया जा सकता है, वो ये चीजें रिवोक कर सकते हैं, यानी ये क्वेरीज को रिवोक कर सकते हैं. लास्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस. बेसिकली ऑन द ट्रांजैक्शन, एटीएम ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उसके रेफरेंस से आप मान लीजिए. TCL, इट इज यूज्ड टू चेंज,
to run the changes made by the DML. जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं उनके चेंजेस को यहाँ पर रन करने के लिए हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस यूज करते हैं। कौन कौन सा? कॉमेट यानी एक तरीके से होता है एंड, यानी कि जब हम कोई भी चीज एक्सेप्ट करके कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, फेलियर कंप्लीशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर लेते हैं? कॉमेट। लाइक आप एटीएम गए हैं, आपने एटीएम में आपका पिन डाला है, आपने पैसे डाले हैं एंड विदाउट एनी फेलियर आप पैसे लेकर आउट हो जाते हैं, तो दिस इज अ कॉमेट, कंप्लीट स्टेटमेंट जो आ जाती है। एंड रोल बैक, इन केस कभी गलती से आपने गलत पिन कोड टाइप कर दिया हो तो हमारी ट्रांजैक्शन वहां से आगे कंटिन्यू होती है, क्या होती है? रोल बैक हो जाती है, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करो। क्लियर? तो इस चीज को हम कहते हैं इन बिटवीन रोककर रोल बैक डिफाइन करना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। तो ये टाइप्स हैं हमारे पास। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कौन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, उस चीज को लेकर हमने अलग से डिफाइन करना होता है। आपको 4-5 ऑप्शन देके ऑड वन आउट रेफरेंस में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गई हमारे डाटाबेसेस। खासतौर पर पटवारी के एग्जाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ये पंजाब के रेफरेंस में स्टेट एग्जाम्स में ज्यादातर फोकस किया जा रहा है, इसके टाइप्स वगैरह डिफाइन करना। लास्ट जब हमारे पास टॉपिक आ गया वो जो हमें डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए, वो ये कि डाटाबेस के स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करें। सपोज मैं आपके पास एक क्लाइंट लेकर आ रही हूँ एंड वो क्लाइंट इज नॉट अ बैकग्राउंड ऑफ अ टेक्निकल नॉलेज, आप उसको कैसे समझाएंगे कि डाटाबेस में क्या काम होता है, तो उसको लेकर हमने डाटाबेस को के आर्किटेक्चर डिफाइन करने शुरू कर दिए अलग अलग, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो हमारे पास 3 टायर आर्किटेक्चर है जो हमसे ज्यादातर पूछा गया है, लेकिन जैसे हम अगर बेसिकली डिफाइन करें 1 टायर, 2 टायर, ये हमारे पास 2 टाइप के डाटाबेसेस थे जो हमें इससे पहले डिफाइन करने मिले। 1 टायर इट इज अ डाटाबेस रेफरेंस जहां पर क्लाइंट ही रेफर कर सकता है, क्लाइंट के पास ही एक्सेस है, यानी सिंगल यूजर एक्सेसिबिलिटी होती है। 2 टायर में 2 टीयर अगर हम डिफाइन करें डाटाबेस, 2 टीयर डाटाबेस में क्या हो गया? एक क्लाइंट यानी यूजर एंड दूसरा जो हमारे पास आ जाता है यूजर एंड के बाद वो आ जाता है बैक एंड, यानी कि 2 एंड्स हैं, एक where the user can access and then pass the information to somewhere, that is the backend. This is the basically 2-tier architecture. Client and the basically user end वाला space only, जिसमें हम user end के reference से ही बात कर रहे थे, है ना? वो उस चीज के लिए हमारे पास सिंगल टियर आर्किटेक्चर डिफाइंड है। ये एक आधी नॉलेज थी, सिंगल टियर रेफरेंस हमें मिलता ही नहीं है। तो 2 tier, otherwise 3 tier was the full-fledged explain architecture that defines a complete system into the 3 interrelated but independent models as shown below: external level, conceptual level and physical level. 3 levels define किए गए। External level, it is the level of the user where the user can only access the चीजें, उसको जितना परमिशन मिलता है ये उसी के ऊपर। फिजिकल लेवल की बात करेंगे तो ये डाटाबेस स्टोरेज की बात होती है, यानी कि ये टोटली इंटरनल लेवल होता है। ठीक है? एक्सटर्नल लेवल, फिजिकल लेवल, इट इज टोटली द इंटरनल लेवल जहां पर डाटाबेस एक्चुअली में कहाँ स्टोर हो रहा है, टेबल्स, डिजाइनिंग वगैरह हो। एंड कंसेप्चुअल लेवल इज एक्सटर्नल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में काम करना, लाइक जहां पर हम इंटरफेसेस वगैरह सेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ यूजर के फोन कौन सा है, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड फोन के अंदर कौन कौन सी एप्स चल रही हैं, ये एप्स चल रही हैं, ये एप्स के पर्टिकुलरली कौन सा डेटाबेस है जो इसको कंपैटिबिलिटी सेट करेगा, कौन सा इंटरफेस है जो इसके साथ कंपैटिबल होता है, वो चीज इन बिटवीन डिफाइन करना, वो कंसेप्चुअल लेवल की बात हो जाती है। तो 3 लेवल हमारे पास है। फिजिकल लेवल, starting with at the physical level, the information is about the location of the database, objects in the data that we use to store and keep. Various type of databases are unaware of these locations, like we users usually are unaware of these locations because of the security purpose sometimes. हमें नहीं पता होता है। In simple terms, physical level of the database describe how the data is being stored. यानी बेसिकली ये पूरा टेक्निकल काम हो गया, डाटाबेस, डाटा को स्टोर करना, टेबल्स बनाना, टेबल्स का रिलेशन सेट करना, टेक्निकल काम जो होता है ना, वो चीज आ जाती है फिजिकल लेवल पे।
अगला चलते कंसेप्चुअल मॉडल, कंसेप्चुअल लेवल, where the data is represented in the form of the various database tables, जो थोड़ा सा relatable view हमें समझ भी आना चाहिए, है ना. For example, student database may contain student and course tables which are visible to user also. हमें भी वो वाली डिटेल in between है, लेकिन उस टेबल को मैनेज कैसे किया जा रहा है, उसके बैकग्राउंड क्वेरीज वगैरह क्या चल रही है, वो सब कुछ फिजिकल लेवल की बात हो रही है, वो हमारे पास नहीं लगा इंटर रिलेशन में. ठीक है, उनकी स्टोरेज, रेफरेंस, डिफाइन स्कीमाज, उनकी कोई आउटव्यू, पिक्चराइजेशन वो भी कर सकते हैं. और लास्ट हमारे पास क्या जाता है, एक्सटर्नल व्यू. ये टोटल व्यू है जो यूजर के एक्सेस में है. यूजर को सिर्फ अपने बारे में पता होता है, किसी और के बारे में नहीं, कोई और रिलेशन नहीं, उसके बारे में आ जाता है. एक्सटर्नल लेवल स्पेसिफाइज द व्यूज ऑफ द डाटा इन द टर्म ऑफ द कंसेप्चुअल लेवल टेबल्स. Each external view is used to cater or to the needs of a particular category of the student. Like I am a student, मैंने लॉग इन किया तो मेरे पास कौन सा पोर्टल ओपन होगा, ओनली स्टूडेंट पोर्टल. इसके अलावा टीचर्स का कोई पोर्टल है, एडमिन स्टाफ के लिए कोई पोर्टल है, वो मेरे लिए एक्सेस में नहीं है, वो मेरे को ओपन भी नहीं होएगा. तो मुझे सिर्फ मेरा एरिया ओपन हो रहा है, सिर्फ इसी एक्सटर्नल व्यू में उतनी ही परमिशन के साथ मैं काम कर सकती हूँ, और वो मेरी साइट या ऐप पर डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा विदाउट एनी मैनिपुलेशन. मुझे सिर्फ एड्रेस को फिल करना, ओके करना, और कुछ भी डिस्प्ले हो जाएगा. हम ज्यादातर जो आउट व्यू देखते हैं हमारा एक्सटर्नल व्यू ही होता है, जो हम ज्यादातर देखते हैं. बाकी जो दोनों व्यूज हैं ये डिजाइनिंग फेज में आ जाता है, फिजिकल लेवल एंड द कंसेप्चुअल लेवल. ये वाला जो पार्ट है ये हाई लेवल डेटाबेसेस में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मैं इसमें भी आपको बिल्कुल टेक्निकल नहीं, एक बिल्कुल बेसिक रेफरेंस के साथ डिफाइन कर रही थी, जिससे आप समझ सके कि हमारे पास ये कौन कौन से व्यूज हैं. अदरवाइज पहला जो हमारे पास इससे पहला वाला जो लेक्चर कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स, वो लेक्चर जो है वो हमारा मेन लेक्चर था. वो करने के बाद आप ये लेवल्स को ज्यादातर जो है लेवल्स, आर्किटेक्चर, टायर, ये सब कुछ ये हमें नेक्स्ट एडवांस फॉर्म में ही डिफाइन किया जाता है. इसके साथ आपका डेटाबेस पूरा कंप्लीट होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.